आज के प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन आपको यहाँ दिखाई दे रहा है और क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट वाले ही क्वेश्चन हैं और साथ ही साथ बहुत अच्छे क्वेश्चन है। प्रैक्टिस सेट जो है ये पीजीटी का है, पीजीटी कॉमर्स का, लेकिन ये नहीं है कि टीजीटी में ये क्वेश्चन नहीं आएंगे, टीजीटी में भी क्वेश्चन ये आते हैं। और एक चीज़ बता दूं, समय का मेरे पास भी बहुत अभाव है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियो बनाऊँ, लेकिन हाँ इतना है कि डेली नहीं अभी वीडियो डाल पा रहा। फिर भी दूसरे दिन लगभग वीडियो पड़ी रही है क्योंकि मेरे सामने बहुत समय का अभाव है। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास में व्यवसाय के शुद्ध मूल्य से आशय है। अब क्या आशय है, तो इसका राइट आंसर ही यहाँ पर सीधे सीधे डायरेक्ट बताऊंगा। तो कुल संपत्ति माइनस कुल दायित्व होता है ये। राइट आंसर इस हिसाब से डी, ये शुद्ध आंसर निकल कर आता है, इससे शुद्ध मूल्य निकल कर आता है। नेट वैल्यू बराबर टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज होता है। तो ये ऑप्शन हमारा पहला ओके है। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, यदि एक फर्म अपने ग्राहक से प्राप्त अग्रिम राशि को अपनी आय मान लेती है तो यह निम्न में से किस अवधारणा का उल्लंघन होगी। तो राइट आंसर होगा वसूली की अवधारणा, क्योंकि अग्रिम प्राप्त राशि को अभी आय नहीं माना जा सकता और इसने मान लिया, तो ये जो है वसूली की अवधारणा का उल्लंघन यहाँ पर हो रहा है। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है और क्वेश्चन है, लेखांकन प्रमाप 14 के अनुसार क्रय प्रतिफल भुगतान होता है जो निम्नलिखित में से किसी एक को देय होता है। राइट आंसर इसका होगा अंशधारी को। और प्रमाप लेखांकन जो जो है, ये लेखांकन प्रमाप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इसके बारे में पूरी एक वीडियो पड़ी हुई है, आप उसको जा कर के देख सकते हैं, उसमें पूरा सब कुछ दे रखा है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, खाता बही में कितने खाने होते हैं। ये तो सभी को मालूम होगा कि इसमें खाता बही में कितने खाने होते हैं, यानी इसमें दो पक्ष होते हैं, एक डेबिट पक्ष और एक क्रेडिट पक्ष। दोनों में चार चार कॉलम होते हैं, तो उस हिसाब से हमारे पास कॉलम बनते हैं इसमें 8 कॉलम। राइट आंसर हमारे पास सी होगा। और अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, आर्थिक चिट्ठे का समीकरण है। आर्थिक चिट्ठे फाइनल अकाउंट में आर्थिक चिट्ठा, जो आर्थिक चिट्ठा है वो फाइनल अकाउंट से संबंधित है। अब इसमें से कौन सा सही है, ये बात हमें यहाँ पर देखनी है। तो राइट आंसर यहाँ पर एक ही समीकरण दे रखा है, तो ये राइट आंसर हमारा ए है, संपत्ति और दायित्व प्लस स्वामी की इक्विटी। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, यदि लेखांकन वर्ष के अंत में पूंजी 20,000 है, वर्ष का आहरण 10,000 तथा वर्ष के प्रारंभ में पूंजी 12,000 और वर्ष में अतिरिक्त लाई गई पूंजी 14,000 है, तो उस वर्ष का शुद्ध लाभ क्या होगा। भाई ये तो सॉल्यूशन का क्वेश्चन है, फिर भी मैं आंसर बताता हूँ, आप करके देखना। इसका जो राइट आंसर होगा हमारे पास वो 4,000 रुपये निकल करके आएगा। सॉल्यूशन इसका करके देख लेना। अगला क्वेश्चन है, ऋण पत्रों पर दिए गए ब्याज में से काटे गए आयकर को दिखाते हैं। जो ब्याज दिया जा रहा है काटे गए आयकर में को दिखाते हैं, तो अब वो किसको दिखाते हैं देखें। इसका जो राइट आंसर हमारे पास में है, चिट्ठे में दायित्व की ओर इसको दिखाया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, प्रारंभिक स्टॉक 15,000, क्रय 40,000, विक्रय की लागत 52,000, विक्रय 57,000, सकल लाभ या हानि होगी। इसके ऑप्शन देख लेते हैं। अब ऑप्शन इसके दे रखे हैं 12,000, 5,000, 5,000, 5,000 हानि या फिर 7,000 रुपये। तो राइट आंसर जो इसका है वो होगा बी, 5,000 रुपये। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, सकल लाभ हानि ज्ञात कीजिए, और ऑप्शन दे रखी है इसमें, विक्रय की लागत 7,900, विक्रय 11,000, क्रय 3,000। इस हिसाब से अब यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही ऑप्शन होगा ये हमें देखना है। तो ये जो देखना है, इसका जो राइट आंसर हमारे पास में है वो राइट आंसर होगा 3,100। इसको आप करके देखना। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, बैंक अधिविकर्ष को वर्गीकृत करना चाहिए। अब बैंक अधिविकर्ष को जो वर्गीकृत किया जाएगा वो एक चालू दायित्व है, चालू दायित्व के रूप में इसको किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आदत्त व्यय को चिट्ठे में दिखाया जाता है। आदत्त व्यय को यहाँ चिट्ठा खुद ही कह रहा है कि चिट्ठा, तो यहाँ पर चिट्ठे में इसका लेखा की बात हो रही है कि चिट्ठे में जो कहाँ लिखा जाएगा।
अदत्त व्यय। तो अदत्त व्यय जो है ये हमारा जो होता है बहुत क्वेश्चन बहुत प्रैक्टिस सेटों में आ चुका है, काफ़ी बार आ चुका है। ये दायित्व होता है तो दायित्व पक्ष में ही लिखा जाएगा, लाइबिलिटीज। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, पूर्वदत्त किराया यदि तलपट में दिया गया है तो इसे दिखाया जाएगा। ये पूर्वदत्त किराया है, एडवांस में दे दिया गया है और तलपट में इसको दिया गया है, तलपट के अंदर ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया गया है, एडजस्टमेंट या समय योजनाओं के अंदर अलग से नहीं दिया है। तब इसको कहाँ दिखाया जाएगा? ऐसी स्थिति में इसको आर्थिक चिट्ठे के पूर्व है तो संपत्ति पक्ष में इसको दिखाया जाएगा। अगर कोई दायित्व होता तो वो आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में हो जाता, तलपट के ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया होता तो बाहर दिया होता, तो फिर इस संबंधित में भी आ जाता, लाभ हानि में भी ये आ जाता। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, स्वामी की इक्विटी का अंतिम शेष 21,000 रुपये है। वर्ष के दौरान स्वामी ने 6,000 रुपये अंशदान किया है तथा 4,000 रुपये आहरित किए हैं। यदि फर्म की शुद्ध आय वर्ष के लिए 8,000 है तो वर्ष के प्रारंभ में स्वामी की इक्विटी थी, यानी प्रारंभिक यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में इसका जो सॉल्यूशन करके देखना होगा, क्योंकि बड़ा होगा, स्क्रीन नहीं है, इसलिए छुड़वा देता हूँ और आंसर मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये रिकमेंड भी थी कई लोगों की कि आप आंसर बता दिया करें, सॉल्व हम करके देख लेंगे। सॉल्व करना, राइट आंसर इसका डी है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष के दौरान क्रय 60,000 रुपये थे। माल के स्टॉक शेष वर्ष के प्रारंभ व अंत में क्रमशः 12,000 और 9,000 तथा सकल लाभ विक्रय का 1/5 था, तो सकल लाभ की राशि होगी। इस तरह से वही सॉल्यूशन का ही क्वेश्चन है, सॉल्व करके ही इसको देखा जाएगा, तभी ये सॉल्व होगा। तो राइट आंसर जो इसका होगा, तो राइट आंसर जो इसका है वो राइट आंसर हमारे पास है 15,750। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, भुनाए गए बिलों पर असमाप्त कटौती होती है। जो बिल होते हैं और वो कटौती पर भुना लिए जाते हैं तब वो क्या होता है? भुनाए गए बिलों पर असमाप्त कटौती, तो ये होता है एक दायित्व। अगला क्वेश्चन हमारे पास, जब पूंजी परिवर्तनशील हो तो पूंजी अनुपात निकालने के लिए निम्नलिखित में से किसे पूंजी में नहीं जोड़ा जाएगा? तो राइट आंसर इसका होगा रोकड़ खाते का शेष। जब परिवर्तनशील पूंजी की यहाँ पर बात चले, क्योंकि वो अलग ही बनता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, किसी विपरीत अनुबंध के अभाव में साझेदारी फर्म के समापन पर पूंजी लाभ को साझेदारी में विभाजित किया जाता है। राइट आंसर हमारे पास होगा पूंजी अनुपात में। क्वेश्चन देगा, किसी विपरीत अनुबंध के अभाव में साझेदारी फर्म के समापन पर पूंजी लाभ को साझेदारी में विभाजित किया जाएगा, तो ये पूंजी अनुपात में ही किया जाएगा समापन पर। अगला क्वेश्चन है, साझेदारी फर्मों का एकीकरण होने पर संपत्तियों एवं दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन से होने वाला लाभ। एकीकरण की बात यहाँ चल रही है, समापन की नहीं है, एकीकरण पर। तो राइट आंसर इसका होगा, साझेदारों के पूंजी में क्रेडिट इसको कर दिया जाएगा। साझेदारों के पूंजी में क्रेडिट इसको किया जाएगा। यहाँ कंफ्यूज ना हो, ये ना समझे कि एकीकरण दे दिया तो अलग होगा। साझेदारों के पूंजी में क्रेडिट इसका किया जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास में, और क्वेश्चन है, जब साझेदारों को ब्याज दिया जाता है तो इसकी गणना सामान्यतः की जाती है। जब ब्याज दिया जाएगा तब किस पर इसकी गणना की जाएगी? राइट आंसर होगा वर्ष के प्रारंभ की जो पूंजी होती है उस पर गणना की जाती है, तभी पूरे वर्ष का उस पर ब्याज लगता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, और वो है, फर्म के समापन पर रोकड़ शेष दर्शाया जाता है। जब फर्म का समापन हो रहा है तो रोकड़ शेष को जो दर्शाया जाएगा वो किसके अंतर्गत दर्शाया जाएगा? तो फर्म के समापन पर रोकड़ शेष जो है वो रोकड़ खाते में ही दर्शाया जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, फर्म के विघटन पर ऐसा दायित्व चुकाए जाने पर जिसका लेखा नहीं किया गया है, जिस खाते में डेबिट किया जाता है वह है, यानी खाता इसका जो है वो लेखा नहीं किया गया है, तब ऐसी स्थिति में इसको जो दर्शाया जाएगा वो वसूली खाते में दर्शाया जाएगा, वसूली खाता। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है,
साझेदारों के मध्य समझौते के अभाव में किसी साझेदार के ऋण पर जो ब्याज दिया जाएगा वो किस तरह से दिया जाएगा, तो वो हमारे पास दिया जाएगा इसमें। सबको ये कई बार बताया, कई बार क्वेश्चन रिपीट है। 6% का यहाँ पर प्रावधान रहता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास में, और अगला क्वेश्चन है, एक साझेदार के दिवालिया होने पर उसके पूंजी खाते की कमी को गार्नर बनाम मर्रे के निर्णय के अनुसार शोधक्षम साझेदार वहन करते हैं। तो वो किस अनुपात में, बराबर में अनुपात में, उनके पूंजी के अनुपात में, लाभ बांटने के अनुपात में, या गार्नर बनाम मर्रे में सुझाए गए अनुपात में। तो राइट आंसर पूंजी अनुपात होता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, साझेदारों का समापन। साझेदारी का समापन अवश्य हो जाना चाहिए जब व्यवसाय हानि पर चल रहा हो, एक साझेदार पागल हो गया हो, या एक साझेदार गलत व्यवहार करता हो, या एक साझेदार की मृत्यु हो जाए। राइट आंसर है जब एक साझेदार की मृत्यु हो जाए। यहाँ साझेदारी की बात की गई है, साझेदारी की, फर्म की बात नहीं है, साझेदारी की, पार्टनरशिप की यहाँ पर बात है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, यदि कोई अवयस्क साझेदारी में है, यदि कोई अवयस्क साझेदारी में है और वयस्क होने पर साझेदारी में बने रहने का निर्णय करता है, तो फर्म के दायित्वों के प्रति वह किस तिथि से उत्तरदायी होगा। तो इसको सभी जानते हैं, जो उसका दायित्व होगा वो होगा फर्म में लाभों हेतु प्रवेश किए जाने की तिथि से। राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, और वो क्वेश्चन है, अधिकार अंशों का आशय उन अंशों से है जिन्हें, अब अधिकार अंशों का आशय वो किससे है, तो कंपनी के जो विद्यमान अंशधारी हैं, पहले से वर्तमान अंशधारी हैं, उनको जारी किए जाने वाले अंशों से होता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, यदि 10 रुपये सममूल्य का अंश 12 में बेचा जाता है तो 2 रुपये की राशि को माना जाएगा। तो वो क्या माना जाएगा, सब जानते हैं, इसको प्रीमियम माना जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, और क्वेश्चन कह रहा है, एक सार्वजनिक कंपनी में अंशधारियों का दायित्व सीमित होता है। एक सार्वजनिक कंपनी में अंशधारियों का दायित्व सीमित होता है, तो अब वो क्या, कहाँ तक सीमित होता है, पढ़ा तो सभी लोगों ने, यानी जो अंशों का अंकित मूल्य होता है उस सीमा तक ही, इतने ही रुपए इसको चुकाने होते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंशों के निर्गमन पर देय कमीशन की दर निम्नलिखित से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो कितनी दर है वो, 5% है। जो कमीशन है वो 5% तक ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र रूप से हस्तांतरणीय है। तो राइट आंसर जो इसका है वो है हमारे पास अंश अधिपत्र। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र रूप से हस्तांतरणीय है, अंश पत्र है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, एक लोक सीमित कंपनी निर्गमित कर सकती है, एक लोक सीमित जो कंपनी है, लोक सीमित कंपनी, वो निर्गमित कर सकती है। तो क्या निर्गमित कर सकती है, वो एक शोधनीय ऋण पत्रों को निर्गमित कर सकती है। राइट आंसर सी है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, राम के पास 100 रुपये वाले 50 अंश हैं, जिन पर 80 रुपये प्रति अंश प्राप्त हो चुके हैं। अंतिम याचना की राशि न मिलने पर इन अंशों का हरण कर लिया जाता है। इस दशा में अंश हरण खाता क्रेडिट किया जाएगा। अब वो कितने रुपए से क्रेडिट किया जाएगा, राइट आंसर जो इसका निकल कर के आएगा वो राइट आंसर होगा इसका 4000 रुपये। बाकी आप इसको सॉल्व करके देखना। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, यदि समता अंशों को जब्त किया जाता है, यदि समता अंशों को जब्त किया जाता है तो पूंजी खाते को डेबिट किया जाता है, पूंजी खाते को डेबिट किया जाता है। अंशों के अंकित मूल्य से, अंशों के प्रदत्त राशि से, या अंशों के याचित राशि से, या अंशों के अयाचित राशि से। राइट आंसर यहाँ पर होगा अंशों के याचित राशि से, जो धनराशि की मांग की गई है उससे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, जब मूल्यों में वृद्धि हो रही हो स्टॉक का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। जब मूल्यों में वृद्धि हो रही हो तब स्टॉक का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। आपने इसको स्टॉक के वैल्यूएशन के लिए पद्धतियों को पढ़ा होगा, लीफो पद्धति या फीफो पद्धति, इस तरह से इन पद्धतियों को पढ़ा हो, उसके हिसाब से यहाँ पर होना चाहिए। बाद में आना और पहले जाना पद्धति, बाद में आना यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट, वी यहाँ पर होना चाहिए ऐसी स्थिति में। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, कारखाना उपरिव्यय निम्न में से किसके बराबर
होती है। कारखाना उपरिव्यय की यहाँ पर बात चल रही है। राइट आंसर जो यहाँ पर होगा कारखाना उपरिव्यय। कारखाना की लागत में से मूल लागत को घटा दिया जाता है, तब कारखाना उपरिव्यय निकल करके आता है। अगला क्वेश्चन है, रोवन प्रीमियम योजना सुधरा हुआ रूप है। अब ये किसका सुधरा हुआ रूप है? तो ये हालसे का है। तो ये हालसे का प्रव्याजी पद्धति का बदला हुआ रूप है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, कारखाना लागत को, अब ऑप्शन में से एक शब्द यहाँ पर हमें लेना है, के नाम से भी जाना जाता है, यानी कारखाना लागत को और क्या कहते हैं। यानी यहाँ पर इसको एक तरह से हम इसको पर्यायवाची जो होता है, पर्यायवाची यहाँ पर कह सकते हैं। तो इसको निर्माण लागत भी कहा जाता है, निर्माण लागत या निर्माणी लागत, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, कारखाना लागत एवं कार्यालय उपरिव्यय के योग को कहते हैं। कारखाना लागत यानी इन दोनों के योग की बात चल रही, कारखाना लागत और कार्यालय उपरिव्यय। तो इसका जो राइट आंसर हमारे पास है, जब ये दोनों मिक्स हो जाते हैं तो यह इनका योग हो जाता है और वो योग उत्पादन लागत कहलाता है, कारखाने की लागत और कार्यालय उपरिव्यय की। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन कारखाना उपरिव्यय नहीं है? तो क्वेश्चन वो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा, यहाँ पर जो पूछा नेगेटिव पूछा, पहले ये देख लें, निम्नलिखित में से कौन सा कारखाना उपरिव्यय नहीं है? राइट आंसर हमारा यहाँ पर है प्लांट पर ह्रास। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, यदि मूल लागत 50,000 रुपये तथा कारखाना लागत 70,000 रुपये हो एवं कार्यालय व्यय कारखाना उपरिव्यय का 50% हो तो उत्पादन लागत होगी। तो अब उत्पादन लागत जो होगी वो क्या होगी? तो राइट आंसर यहाँ पर होगा 80,000 रुपये। सॉल्व करके आपको देखना है। अगला क्वेश्चन हमारे पास में, यदि कारखाना उपरिव्यय 70,000 रुपये हो जिसका 70% बिक्री के साथ परिवर्तित होता है तो इसमें स्थिर भाग की राशि जो होती है वो क्या होती है? राइट आंसर इसका मैं बता रहा हूँ, बाकी आप सॉल्व करके देखना। 21,000 समय होने पर उपलब्ध समय होता है मेरे पास, मैं वीडियो इन पर बना दूंगा न्यूमेरिकल पर, लेकिन समय का बड़ा अभाव चल रहा है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, जब प्रक्रिया में वास्तविक उत्पादन सामान्य से कम होती है तो दोनों के मध्य का जो अंतर होता है वो कहलाता है, वो क्या कहलाता है? राइट आंसर होगा यहाँ पर असामान्य हानि। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, एक कंपनी अंकेक्षण के समय प्रबंध अंकेक्षक के प्रमुख यह दलील पेश करता है कि मशीन का रख रखाव बहुत अच्छे प्रकार से हुआ है, अतः मशीन पर ह्रास काटने की आवश्यकता नहीं है। अंकेक्षक उस दलील को क्या करेगा? उस दलील को क्या करेगा? तो इसको उपेक्षित कर देगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, श्रमिक सहभागिता का अर्थ है श्रमिकों का निम्न में से भाग लेने का अधिकार। श्रमिक सहभागिता, श्रमिक सहभागिता। तो इसका जो राइट आंसर होगा लाभ भागिता। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, फीफो विधि का प्रयोग उपयुक्त होता है। फीफो विधि का प्रयोग उपयुक्त होता है, कब इसका उपयुक्त होता है ये हमें देखना है। तो राइट आंसर जो हमारे पास इसका है वो होगा घटती कीमत की स्थिति में। राइट आंसर बी होगा, जब कीमत घट रही हो तब। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, एक शिक्षण संस्था जिसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है कि आय किस धारा के अंतर्गत कर मुक्त होती है, यानी टैक्स फ्री होती है गैर व्यापारिक संस्था की? तो राइट आंसर है यहाँ पर 10 की 23 होती है, 10 की 23 सी। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, पोस्ट ऑफिस के एकल बचत खाते से प्राप्त ब्याज की रकम किस सीमा तक आयकर मुक्त है? तो अगला क्वेश्चन हम ऑप्शन पहले इसका देख लेते हैं। ऑप्शन जो इसका है वो है 3,500 रुपये। पोस्ट ऑफिस के एकल बचत खाते से प्राप्त ब्याज की जो रकम है किस सीमा तक आयकर मुक्त है? तो वो है 3,500 रुपये। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 48, एक व्यक्ति 15/11/2019 को स्थायी रूप से भारत छोड़कर जाता है तो 15/11/2019 तक अर्जित आय के लिए उसका कर निर्धारण वर्ष होगा। तो उसका जो कर निर्धारण वर्ष होगा वो होगा जिस सत्र में ये जा रहा है, जिस वर्ष में जा रहा है उसी वर्ष में होगा, क्योंकि एक विशेष परिस्थिति है तो 19-20 ही होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन एक प्रत्यक्ष कर नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक प्रत्यक्ष कर नहीं है, यानी डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट टैक्स
डायरेक्ट टैक्स नहीं है। तो मनोरंजन कर जो है वो हमारा डायरेक्ट टैक्स नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, भारत में सर्वप्रथम आयकर लगाया गया था, यानी सबसे पहले भारत में जो टैक्स लगाया था वो किसने लगाया था? तो जेम्स विलियम्स के द्वारा लगाया गया था, जेम्स विलियम ने। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, आयकर अधिनियम की किस धारा में करदाता को परिभाषित किया गया है? आयकर अधिनियम की किस धारा में करदाता को परिभाषित किया गया है? तो वो धारा है हमारी 2 की 7। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, मुंबई निवासी मिस्टर ए को प्रति माह 10,000 रुपये वेतन एवं प्रति माह 3,000 रुपये मकान किराया भत्ता मिलता है। उन्होंने प्रति माह 4,000 रुपये किराया चुकाया है। कर योग्य मकान किराया भत्ता होगा। ऑप्शन जो हमारे पास यहाँ पर, क्योंकि तो राइट आंसर जो इसका ऑप्शन होगा वो होगा 36,000 रुपये होगा। 36,000 रुपये ही होगा, 12 3 36, 36,000 रुपये राइट है। अगला क्वेश्चन हमारे पास में होगा, संचालक से रोकड़ बराबर है। संचालक से रोकड़ बराबर है। राइट आंसर इसका होगा संचालन से रोकड़ यहाँ होना चाहिए, संचालन से जो रोकड़ बराबर, तो इसका राइट आंसर हमारे पास होगा सी। संचालन से लाभ चालू संपत्तियों में चालू दायित्व में हुई वृद्धि और कमी का समायोजन, इसी क्योंकि वृद्धि और कमी दोनों के समायोजन है, इसीलिए प्लस माइनस टिक यहाँ पर लगा हुआ है। राइट आंसर सी होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, कुल प्रयुक्त पूंजी बराबर होती है। जो कुल प्रयुक्त पूंजी है वो किसके बराबर होती है? तो वो बराबर होती है स्थायी संपत्तियों प्लस कार्यशील पूंजी के। जो स्थायी संपत्ति है प्लस कार्यशील पूंजी है वो कुल प्रयुक्त पूंजी होती है। अगला क्वेश्चन है, यदि लाभ लागत का 1/4 हो तो विक्रय में लाभ का क्या भाग होगा? राइट आंसर यहाँ पर होगा 1/5 निकल करके आएगा। सॉल्व करके यहाँ पर आप इसको देखना। अगला क्वेश्चन हमारे पास होगा, ऊंचा अनुपात न्यून लाभदायकता लागू होता है। ऊंचा अनुपात न्यून लाभदायकता लागू होता है, कब लागू होता है या किस पर लागू होता है वो हमें यहाँ पर देखना है। राइट आंसर जो होगा वो होगा परिचालन अनुपात पर, यानी राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, संशोधित लेखांकन प्रमाण 3 के अनुसार स्थिर संपत्तियों को क्रिया को माना जाता है। राइट आंसर यहाँ होगा विनियोग क्रिया, यानी विनियोजन क्रिया। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, रोकड़ प्रवाह वितरण तैयार किया जाता है। रोकड़ प्रवाह वितरण तैयार किया जाता है। राइट आंसर यहाँ पर होगा रोकड़ प्रवाह वितरण तैयार। ये आर्थिक चिट्ठी से भी होता है, लाभ हानि खाते से भी होता है, अतिरिक्त सूचनाओं की भी आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ राइट जो आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, रोकड़ अंतर प्रवाह प्रति वर्ष होगा। रोकड़ अंतर प्रवाह राइट आंसर यहाँ पर होगा लेखांकन लाभ माइनस कर माइनस ह्रास। अगला क्वेश्चन है, उपार्जित व प्राप्त आय का फलन होता है। तो राइट आंसर यहाँ पर होगा संपत्तियों में वृद्धि व पूंजी में वृद्धि, दोनों में ही वृद्धि है, संपत्तियों में भी और पूंजी में भी वृद्धि। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, कार्यशील पूंजी का मुख्य स्रोत है। कार्यशील पूंजी का मुख्य स्रोत है। अब कार्यशील पूंजी का जो मुख्य स्रोत है वो क्या है? तो राइट आंसर है यहाँ पर प्रतिधारित अर्जन। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, अगला क्वेश्चन है, अरे क्यों बार बार फोन करे जा रहे हो? जब काट रहे हैं तो इतना तो समझ ही लो। क्वेश्चन है, प्रबंधकीय क्रियाओं के निष्पादन में सहायक लेखांकन सम्मकों का संकलन व संवहन जिस रूप में किया जाता है उसके लिखित प्रारूप को कहते हैं। तो इसको जो कहते हैं वो कहते हैं प्रबंधकीय प्रतिवेदन।
जिसको रिपोर्ट भी कहा जाता है, लेखा रिपोर्ट। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, एक अच्छी प्रतिवेदन पद्धति से प्रबंध को क्या लाभ हो सकते हैं? राइट आंसर यहाँ पर हमारे पास होगा निर्णय में सहायक, भावी नियोजन में सहायक, अपवाद द्वारा प्रबंध, यानी इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा डी। सभी सही हैं। अगला क्वेश्चन, है प्रबंध की कार्यनीति, उत्पादन व विक्रय की मात्रा, विक्रय मूल्य, उत्पादन की किस्में, डिजाइन, उत्पादन पद्धतियाँ, स्कंद नीति आदि के निर्धारण के लिए निम्न में से कौन सा उपयोगी आधार प्रदान करते हैं? तो राइट आंसर जो इसका है वो हमारे पास है प्रतिवेदन। तो प्रतिवेदन राइट, विवरण पत्र भी राइट आंसर है, तो इस हिसाब से भाई यहाँ पर हमारा होगा सी। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, संस्था का स्थिति विवरण, आय विवरण, संचालकों का प्रतिवेदन, अध्यक्षीय भाषण, आयकर विवरण, स्कंद विपणी, अधिकारियों को भेजा गया विवरण किस प्रतिवेदन से संबंधित है? राइट आंसर यहाँ पर है हमारा ये, क्योंकि सब विभाग यहाँ पर आ रहे हैं तो उपक्रम प्रतिवेदन यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, प्रबंधकीय स्तर पर प्रतिवेदनों को निम्न भागों में बांटा जा सकता है। राइट आंसर यहाँ पर होगा हमारा संचालक मंडल को प्रतिवेदन, उच्च प्रबंध के लिए प्रतिवेदन, मध्य प्रबंध के लिए प्रतिवेदन, और इस हिसाब से राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी। आप लोग भी क्वेश्चनों को गैस जरूर किया करें और देखा करें कि कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, जब स्थिर लागत 7,000 रुपये, लाभ 3,000 रुपये एवं बिक्री 50,000 रुपये है तो लाभ मात्रा जो अनुपात है वो क्या होगा? तो राइट आंसर यहाँ हमारे पास में 14%, 6%, राइट आंसर इसका जो आएगा वो 20% निकल करके आएगा, सॉल्यूशन का है। अगला क्वेश्चन है, 5 इकाइयों के उत्पादन पर एक फर्म की कुल औसत लागत 30 रुपये है तथा 6 इकाइयों के उत्पादन पर औसत लागत 32 है, तो छठी इकाई के उत्पादन की सीमांत लागत क्या होगी? सॉल्यूशन का क्वेश्चन है, सॉल्यूशन में यहाँ आंसर इसका बता रहा हूँ 42। जो आंसर है इसका वो 42 निकल करके आ रहा है। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है और वो क्वेश्चन है, निम्नलिखित विवरण से लाभ मात्रा अनुपात की गणना कीजिए। भाई यहाँ दे रखा है वर्ष 19 में जो विक्रय है वो 4 लाख है और लाभ जो है वो माइनस में चला गया 10,000 रुपये। वर्ष 2020 में 5 लाख रुपए और लाभ 30,000 रुपये। तो यहाँ पर लाभ मात्रा अनुपात की यहाँ पर गणना करनी है, तो वो राइट आंसर यहाँ निकल करके आएगा 40%। क्वेश्चन को सॉल्व करके देखना। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, परिवर्तनशील लागत अनुपात 30%, स्थायी लागत 30% और स्थायी लागत जो है वो 1,26,000, तो सम्विच्छेद बिंदु होगा। तो वो सम्विच्छेद जो बिंदु निकल करके आएगा वो निकल करके आएगा 1,80,000 रुपये। आप इसको करके देखना, बाकी मैं भी कोशिश करूँगा कि इन सभी क्वेश्चंस की वीडियो एक बना दूँ। अगला क्वेश्चन है, आपको निम्नलिखित मदें दी गई हैं, यानी इसमें ऑप्शन जो होगा कूटनीति हो सकती है इसमें। हाँ, कूटनीति यहाँ दिया गया है। कूटनीति है तो इसको देखें। जो यहाँ ऑप्शन है वो हैं प्राप्य बिल, अल्पकालीन विनियोग, देनदार और अर्जित किंतु अप्राप्य ब्याज। तो इसके आधार पर अब कूटनीति जो दे रखी है, यानी इनका क्रम के अनुसार हमें देखना है, तो क्रम का जो अनुसार होगा वो यहाँ पर क्या होगा? सबसे पहले यहाँ पर आएगा पहले नंबर पर अल्पकालीन विनियोग, फिर आएगा दूसरे नंबर पर देनदार, प्राप्य बिल, और चौथे नंबर पर अर्जित किंतु अप्राप्य ब्याज 4। ये क्रम आएगा। इस क्रम के अनुसार हमें देखना होगा 3-1-4-2 यहाँ पर बन रहा है 3-1-4-2। तो इस तरह से जो हमारे पास आएगा वो आंसर हमारा बनेगा बी।
अगला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन चालू संपत्ति नहीं है? चालू संपत्ति की यहाँ पर बात कही गई है, तो चालू संपत्ति जो है वो हमारे पास प्रारंभिक व्यय है, वो हमारी चालू संपत्ति नहीं होगी। चालू संपत्ति जिसको तुरंत रोकड़ में परिवर्तित कर लिया जाए वो प्रारंभिक व्यय तो पहले ही व्यय है। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, चालू संपत्तियां निम्न वर्णित अवधि में से किस अवधि में नकदी में परिवर्तित होती हैं? राइट क्वेश्चन यहाँ पर है हमारे पास 12 माह। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, नकद के बदले वस्तुओं की खरीद। नकद के बदले वस्तुओं की खरीद, तो चालू अनुपात में कोई प्रभाव इसका नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ अनुपात और प्रभाव की यहाँ पर बात हो रही है, क्या कमी होगी वृद्धि होगी जो भी है, तो नकद के बदले वस्तुओं की खरीद पर चालू अनुपात में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, अधिकतम अनुशासन होता है। अब अधिकतम अनुशासन जो होता है वो होता है रेखा संगठन के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, रेखिक तथा स्टाफ संगठन में स्टाफ का कार्य होता है। अब वो कार्य जो होता है वो हमारा होता है रेखा को सलाह देना, रेखीय सलाह भी इसको बोला जाता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्षण उद्योग है? निष्कर्षण उद्योग, राइट आंसर है हमारे पास लौह एवं अयस्क। ये एक निष्कर्षण उद्योग है जो कि निकाला जाता है इसको। अगला क्वेश्चन है, कार्य और कर्मचारी समुदाय का मधुर संबंध संगठन कहलाता है। कार्य और कर्मचारी समुदाय का मधुर संबंध संगठन कहलाता है, ये कथन है। अब ये कथन किसका है ये हमें देखना है, तो ये जो कथन है ये मिलवर्ड का है। मिलवर्ड, मूने एवं रेले नहीं, मूने नहीं, मिलवर्ड राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, संगठन की प्रक्रिया के लिए क्रियाओं के विश्लेषण, निर्णयों के विश्लेषण तथा संबंधों के विश्लेषण की अनुशंसा की थी। संगठन की प्रक्रिया के लिए क्रियाओं के विश्लेषण, निर्णयों के विश्लेषण तथा संबंधों के विश्लेषण की अनुशंसा जो की थी वो किसने की थी? तो राइट आंसर है ये अमेरिकी अर्थशास्त्री रहे हैं पीटर ड्रकर ने। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, विचारधारा जो संगठन के उच्च पदों के लिए अनुपयुक्त है यह है। अब ये कौन सी विचारधारा है? तो राइट आंसर जो इसका है वो है नव परंपरागत विचारधारा। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यावसायिक संगठन का सिद्धांत नहीं है? राइट आंसर यहाँ पर है हमारे पास लाभ का सिद्धांत। लाभ का सिद्धांत ये निगेटिव है, क्योंकि यहाँ निगेटिव पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, विकेंद्रित संगठन का प्रमुख लाभ है। विकेंद्री, राइट आंसर है यहाँ पर उच्च प्रबंध अपवाद द्वारा प्रबंध कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, सरकारी संगठन का प्राथमिक उद्देश्य है। सहकारी संगठन, सरकारी नहीं सहकारी, सहकारी संगठन का प्राथमिक उद्देश्य है। राइट आंसर यहाँ पर है सेवा करना। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, सहकारी संगठन में सदस्यों को मतदान का अधिकार होता है। अब वो अधिकार होता है समान मताधिकार। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, कमजोर तबके के व्यक्तियों के लिए व्यावसायिक संगठन का सबसे उपयुक्त रूप है, और वो रूप है हमारे पास सहकारी समिति। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से क्या एक सार्वजनिक कंपनी पर लागू नहीं होता? यानी कौन सी चीज़ सार्वजनिक कंपनी पर लागू नहीं होती है? राइट आंसर जो है इसका वो है यह शेयर वारंट जारी नहीं कर सकती। यह शेयर वारंट जारी नहीं नहीं कर सकती है। ठीक है, यही है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, एक कंपनी अपने अंशों को बेच सकती है। एक कंपनी अपने अंशों को बेच सकती है। ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई दे ही रहे हैं। राइट आंसर होगा एक कंपनी अपने अंशों को बेच सकती है स्कंद विपणी के माध्यम से, अभिगोपकों द्वारा, स्वयं, तो ये तीनों के द्वारा बेच सकती है कंपनी। ये भी प्रक्रिया अपना सकती है, ये भी और ये भी, तो इसको सबको मिलाकर राइट आंसर डी होगा।
अगला क्वेश्चन हमारे पास है, एक कंपनी का प्रथम संचालक नियुक्त होता है। एक कंपनी का प्रथम संचालक नियुक्त होता है किसके द्वारा, वो हमें यहाँ पर देखना है। तो राइट आंसर जो है प्रवर्तकों के द्वारा, क्योंकि प्रथम संचालक जो है वो प्रवर्तकों के द्वारा ही होता है। अगला क्वेश्चन है, पृथक अस्तित्व एक प्रभेदक लक्षण है। पृथक अस्तित्व एक प्रभेदक लक्षण है। तो ये जो है एक कंपनी का लक्षण है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन निर्यात प्रोत्साहन के कार्य नहीं करेगा। राइट आंसर यहाँ पर है मुद्रा के आंतरिक मूल्य में वृद्धि करना। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि माल के आयात के लिए दिया जाने वाला आदेश कहलाता है। माल के आयात के लिए राइट आंसर हमारा है इंडेंट। तो आयात निर्यात दोनों में ये प्रयुक्त होता है इंडेंट। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, कंफ्यूजन में आदेश आयात आदेश नहीं करना है, इसको इंडेंट ही है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निर्यातक को जहाजी बिल्टी भरनी होती है। निर्यातक को जहाजी बिल्टी भरनी होती है, वो कितनी प्रतियों में भरनी होती है। तो राइट आंसर है हमारा 3 प्रतियों में इसको भरना होता है। कई बार क्वेश्चन आया है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि निर्यात व्यापार प्रक्रिया में निम्नलिखित का सही क्रम क्या होगा। निर्यात प्रक्रिया की यहाँ पर बात चल रही है। ऑप्शन हमारे पास ये हैं कि तो इनमें सही क्रम क्या होगा, उसी के अनुसार हमें आंसर को देखना होगा। निर्यात व्यापार प्रक्रिया की यहाँ पर बात है। तो राइट आंसर यहाँ पर हमारा होगा, सबसे पहले अभी क्वेश्चन आया था इंडेंट की, तो सबसे पहले नंबर पर हमारा आएगा इंडेंट की प्राप्ति। फिर दूसरे नंबर पर आएगा सीमा शुल्क औपचारिकताएं। फिर आएगा तीसरे नंबर पर जहाजी बिल्टी, यहाँ टिक नहीं लग पा रहा। और फिर आएगा बीजक प्राप्त करना। ये तो इस क्रम से हमारे पास में राइट आंसर अब आप देख सकते हैं सी हो रहा है, सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन वस्तुओं का आयात करने के लिए विदेशी विनिमय स्वीकृत करता है। तो राइट आंसर यहाँ पर होगा हमारे पास भारतीय रिजर्व बैंक, RBI। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, भारतीय निर्यात मूलक कंपनी में अप्रवासी भारतीयों द्वारा समता पूंजी में विनियोजन किया जाता है। भारतीय निर्यात मूलक कंपनी में अप्रवासी भारतीयों की बात यहाँ पर आ रही है। तो यहाँ राइट आंसर होगा 100%। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रपत्र जहाजी कंपनी एवं माल प्रेषक के मध्य संविदा समझा जाता है। राइट आंसर यहाँ पर होगा चार्टर पार्टी। चौथा ऑप्शन यहाँ पर दिख नहीं रहा, या तो वो आया नहीं या फिर हो सकता है अगले पेज पर मिल जाए। हाँ, उसका ऑप्शन आया नहीं। खैर अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्रियात्मक संगठन पद्धति देन है। फिलहाल राइट आंसर चार्टर पार्टी था पिछले क्वेश्चन का। तो क्रियात्मक संगठन पद्धति देन है। क्रियात्मक संगठन पद्धति ये किसने इसकी शुरुआत की, किसने इसको दिया है, वो हमें देखना है। तो राइट आंसर है यहाँ पर फ्रेडरिक विलियम टेलर का, यानी FW टेलर। फ्रेडरिक W नहीं है, फ्रेडरिक FW टेलर, फ्रेडरिक विंस्लो टेलर आता है, लेकिन यहाँ विलियम है वही, या तो लिखने में मिसप्रिंट है। फ्रेडरिक विलियम टेलर, चलो जो दिया है राइट आंसर तो यही है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, नाम में थोड़ा कन्फ्यूजन है। अगला क्वेश्चन है, हेनरी फ्योल के अनुसार प्रबंध प्रक्रिया की प्राथमिक कार्य हैं। अब इसके अनुसार हेनरी फ्योल की यहाँ पर बात चल रही है, हेनरी फ्योल के बारे में। प्रबंध प्रक्रिया के प्राथमिक कार्य, राइट आंसर 8 हैं इसके। हेनरी फ्योल के बारे में पूरी वीडियो पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, FW टेलर के मतानुसार वैज्ञानिक औद्योगिक प्रबंध के लिए कितने अधिकारियों द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त होता है। राइट आंसर यहाँ पर है हमारे पास
8। अगला क्वेश्चन, हेनरी फ्योल ने निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है? हेनरी फ्योल ने, तो हम यहाँ पर ये देखें हेनरी फ्योल ने किस किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, उससे अपने आप निकल आएगा। यहाँ पर नेगेटिव पूछा गया है, यहाँ नेगेटिव पूछा गया है, तो राइट आंसर जो यहाँ पर है अपवाद का सिद्धांत है। अपवाद का सिद्धांत का यहाँ पर नहीं किया गया, बाकी सबका किया है। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, प्रबंध को एक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया गया है। प्रबंध को एक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित जो किया है वो किसने किया है? वो किया है हेनरी फ्योल के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, प्रबंधन का अर्थ है पूर्वानुमान तथा विनियोजन। तो संगठन करना, आदेश देना, समन्वय तथा नियंत्रण करना। यह कथन किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, यानी कथन जो है किसने लिखा है, किसने कहा है, किसने दिया है? तो राइट आंसर जो है इसका वो है हेनरी फ्योल। अगला क्वेश्चन है, विभेदात्मक मजदूरी पद्धति की घोषणा किसने की थी? विभेदात्मक मजदूरी पद्धति, राइट आंसर जो है इसका वो है F.W. टेलर। अगला क्वेश्चन है, प्रबंधकीय नियंत्रण किया जाता है। तो प्रबंधकीय जो नियंत्रण है वो किसके द्वारा किया जाता है? प्रबंधकीय नियंत्रण निम्न स्तरीय, मध्यम स्तरीय प्रबंधक, उच्च, यानी तीनों के द्वारा किया जाता है। राइट आंसर यहाँ पर होगा हमारा डी। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, नियंत्रण का मुख्य उद्देश्य। अब नियंत्रण का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? तो राइट आंसर यहाँ पर है, यह सुनिश्चित करना कि निष्पादन नियोजनानुसार हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, प्रबंध द्वारा नियंत्रण का कार्य निम्न के बिना संभव नहीं है। राइट आंसर है कर्मचारी नियोजन के बिना ये संभव नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नियंत्रण की तकनीक नहीं है? नियंत्रण की तकनीक के बारे में यहाँ पूछा गया है, तो राइट आंसर है नियंत्रण का विस्तार। ये नियंत्रण की तकनीक नहीं है। बाकी बजटिंग, गुणवत्ता नियंत्रण, आंतरिक अंकेक्षण, ये सब तकनीकें हैं। अगला क्वेश्चन है, समन्वय का उद्देश्य होता है। अब समन्वय का जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है? भाई समन्वय का उद्देश्य विलंब हटाना भी होता है, संघर्ष समाप्त करना भी होता है, सहयोग में वृद्धि भी करना होता है। तो इस हिसाब से राइट आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, अभिप्रेरणा का आशय है। अब अभिप्रेरणा का जो आशय है वो क्या राइट आंसर होगा? लोगों को लोगों को स्वेच्छा से कार्य हेतु प्रोत्साहित करना। भाई प्रोत्साहित करना ही राइट आंसर होगा, और वो भी स्वेच्छा से। अगला क्वेश्चन है, मनोबल बनाना। तो मनोबल जो बनाना है वो इसके लिए अब क्या बात है? तो प्रत्येक प्रबंधक का उत्तरदायित्व है मनोबल बनाना, या यहाँ पर बढ़ाना शब्द होना चाहिए कि मनोबल को बढ़ाना। तो प्रत्येक प्रबंधक का उत्तरदायित्व होता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, कुल लागत निम्नलिखित से किसके योग के बराबर है? कुल लागत, ये क्वेश्चन रिपीट है, तो राइट आंसर जो इसका स्थिर लागत प्लस परिवर्तनशील लागत दोनों को मिक्स कर दिया जाए तो ये कुल लागत बन जाती है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, औसत लागत उस बिंदु पर सीमांत लागत के बराबर होती है जहां पर औसत लागत सबसे कम हो। औसत लागत एवरेज कॉस्ट जो है वो कम हो। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन सा यू आकृति का वक्र नहीं है? यू आकृति का वक्र नहीं है, तो औसत नेगेटिव पूछा है। औसत स्थिर लागत जो वक्र है वो यू आकृति का नहीं है, बाकी सब यू आकृति के हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, यदि औसत लागत गिर रही है, यदि औसत लागत गिर रही है तो फिर इनमें से क्या काम होगा अगर औसत लागत गिर रही है तब ऐसी स्थिति में? तो राइट आंसर होगा, यह कहना असंभव है कि सीमांत लागत बढ़ रही है या गिर रही है। जब औसत लागत गिर रही है तो कुछ भी कहना इसके लिए संभव नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, पूर्ण प्रतियोगी बाजार में फर्म होगी। पूर्ण प्रतियोगी बाजार में फर्म होगी। पूर्ण प्रतियोगी बाजार में फर्म होगी। अब फर्म क्या होगी? फर्म की बात चल रही है कि वो फर्म होगी, वो फर्म क्या होगी? क्योंकि क्वेश्चन यहाँ घुमा रहा है। पूर्ण प्रतियोगी बाजार में एक फर्म होगी तो क्या होगी? एक मूल्य ग्रहण करने वाली।
नहीं, एक मूल्य ग्रहण करने वाली, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, शुम्पीटर के अनुसार उद्यमकर्ता आर्थिक लाभ इसलिए कमाता है क्योंकि वह नवप्रवर्तक होता है। राइट आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पर राइट आंसर की बात पूछी जा रही है, यानी पॉजिटिव। राइट आंसर यहाँ पर होगा, माल्थस के अनुसार जीवन स्तर तथा जनसंख्या में सीधा संबंध होता। राइट आंसर यही है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, विश्लेषण विधि का प्रयोग होता है। विश्लेषण विधि का जो प्रयोग होता है वो कहाँ होता है, किसमें होता है? तो वो होता है हमारे पास बहुलक में। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, -4 -3 0 -3 वो सॉरी शुरू से देगा, -4 -3 0 फिर 3 और 4 का औसत मूल्य होगा। तो इसका जो औसत मूल्य होगा वो 0 ही होगा, क्योंकि ऊपर की तरफ माइनस में है, नीचे की तरफ जो है वो प्लस में है। सेम संख्याएं सेम है, इसलिए ये 0 ही होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास होगा, जब भी सम्मक गति दूरी तथा समय से संबंधित है तो उनका श्रेष्ठ औसत होगा। अब ऐसी स्थिति में इनका जो श्रेष्ठ औसत होगा वो होगा हरात्मक माध्य। अगला क्वेश्चन हमारे पास में होगा कि निम्नलिखित वितरण का समांतर माध्य बताइए। तो समांतर माध्य इसका जो ज्ञात करने के लिए आपको fx निकालना होता है, यानी इनकी आपस में गुणा करनी है। ये आपस में गुणा हो जाती है इन सबकी आपस में, ये तो सूत्र इस पर लगी जाता है सिग्मा fx बटे सिग्मा f। तो इस तरह से जो हमारे पास आंसर आएगा वो आंसर आएगा 160.3। करके देखना, कोई टिपिकल नहीं है, हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समविच्छेद श्रेणी की माध्यिका का मूल्य होगा। समविच्छिन्न श्रेणी की माध्यिका का जो मूल्य होगा वो क्या मूल्य होगा, यानी किस सूत्र से हमें वो ज्ञात करना है? तो राइट आंसर हमारे पास में होगा समविच्छिन्न का है ए, 9 + 1/2। अगला क्वेश्चन है, परिमाप विचलन हमेशा विस्तार से अब कम होता है, ज़्यादा होता है, बराबर होता है, या कभी कम कभी ज़्यादा होता है, ये हमें यहाँ पर देखना है। तो राइट आंसर यहाँ पर है कम होता है, विस्तार से कम होता है। परिमाप विचलन हमेशा विस्तार से कम रहता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन आर्थिक सूचकांक है? राइट आंसर है सूचकांक संख्या। अगला क्वेश्चन हमारे पास लास्ट है और वो है, प्रथम अपकिरण माप कहते हैं। प्रथम अपकिरण जो माप है वो किसको कहा जाता है? तो राइट आंसर यहाँ पर है माध्य विचलन। माध्य विचलन को प्रथम अपकिरण माप कहा जाता है। ये क्वेश्चन हमारे पास फुल कंप्लीट हुए, और सभी क्वेश्चनों को आप बार बार देखें, सभी सेट्स को बार बार देखें, जिससे क्वेश्चन जितने बार आपके सामने से गुजरेगा वो क्वेश्चन उतना आपका प्रैक्टिस होगा, रिपीट होगा, पक्का होगा।